कोई कैसे लगाएगा उनके कद का अंदाजा। अरे वो खुद आसमान है पर सर को झुकाकर चलते हैं। से ब्राह्मण मेहनत कश लोगों को मिसगाइड तथा मिसलीड करना जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं, जिस दिन साढ़े आत्म सम्मान को ठेस भी लगाती है। क्यों? तब ये कार्य होता है। साथियों, अभी मैं मंच पर जिन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही खास शख्सियत के मालिक हैं। वो ज्ञान के भंडार हैं। अगर मैं उनके बारे में चंद लाइनें कहना चाहूँ तो वो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो सबको गले से लगाकर चलते हैं। कोई कैसे लगाएगा उनके कद का अंदाजा। कोई कैसे लगाएगा उनके कद का अंदाजा। अरे वो खुद आसमान है पर सर को झुकाकर चलते हैं। साथियों, जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत करते हैं हम पैगाम के संस्थापक, बहुजनों के लीडर सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली जी का। खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम। I'm proud to call you on stage. आज के इस सम्मेलन में जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस तथा माइनॉरिटी कम्युनिटी की ओर से भारत की राजधानी दिल्ली में ऑर्गेनाइज चल रहा है। इस फंक्शन में मंच पर बैठे हमारे बुद्धिजीवी स्पीकर साहबान तथा पंडाल में बैठे हमारे सोशल वर्कर, बुजुर्गों, माताओं, नौजवानों तथा बच्चों, मैं आपके सामने कुछ समय के लिए दो चार बेसिक बातें करनी है। आप लोगों ने खाना तो खा लिया है और जो अभी खाना खा रहे हैं वो भी 5-7 मिनट में विले होकर पंडाल में आ जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मेरे जीवन की महत्वपूर्ण खोज यह है कि मानव अपनी सोच से अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है। इस तरह व्यक्ति का दुनिया को देखने का तथा समझने का तरीका बदल सकता है। ये हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हमने एक्सेप्ट करना है। फिर अब हमने क्या करना है? यह ही बाबा साहब का अधूरा कार्य है। यह ही बाबा साहब की हमारे लिए चुनौती है, जिसको हमने स्वीकारना है और चुनौती को स्वीकार कर कर उसको रियल सेंस में हमने अपनी सोच को बदलकर
समाज की सोच को बदलना है। ये हमारे लिए कार्य है, ये कार्य हम कर रहे हैं। और ये कार्य क्यों करना है? हमारा मानसिक गुलामी का रोग बहुत पुराना है। ये जो मानसिक गुलामी का रोग है, इसकी जड़ें शूद्र अति शूद्र समाज के पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी है। यह मानसिक दृष्टि मनुवाद द्वारा बनाई गई है तथा इस सोच को बदलकर स्वतंत्र सोच पैदा करनी है। यह ही मानवीय मूल्यों का पैगाम है जो लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं। और ये बीमारी कब चालू हुई थी, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न है जिसको हमने खुद समझना है और इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। हजारों सालों से ब्राह्मण मेहनत कश लोगों को मिसगाइड तथा मिसलीड कर रहा है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी होता है क्लेवर, होशियार, और बुद्धिमान होता है वाइज। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, क्लेवर है, परंतु वो बुद्धिमान या सियाना नहीं है और वो बुद्धिमान हो भी नहीं सकता। ये उसकी फितरत है। चौथी बात, हम कैसे सफल हो सकते हैं? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सफलता के लिए कर रहे हैं, लेकिन सफल होने का रास्ता तो होना चाहिए। बाबा साहब के समय में तथा उससे पहले महात्मा फूले जी ने शूद्र अति शूद्र को बुद्धिजीवी, साक्षर, एजुकेटेड तो बना दिया, क्लेवर बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो महात्मा फूले ने या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ शूद्रों को क्लेवर ही नहीं बनाना था, परंतु ये महात्मा फूले की सोच का आधा अधूरा कार्य है। इन्हें बुद्धिमान बनाना है हमने। ये आधा कार्य हमारे हिस्से में है। अगर हम ये शूद्र अति शूद्र समाज को बुद्धिमान, वाइज बना सके तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फूले का जो हमारे ऊपर कर्ज है वो हम कर्जा उतार सकेंगे। अगर हम ना कर सके तो वो कर्जा हम आगे वाली पीढ़ियों को दे जाएंगे। इसलिए हमारे पास ये एक और मैसेज है। इस तरह सेठ जी भट्ट जी शूद्र अति शूद्र समाज को अज्ञानी बनाकर चालाकी से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और फिर बरतने के बाद मूर्ख बनाकर हमें वो कूड़े के ढेर में डाल देता है। ये जो इस देश का मनुवादी समाज है, ये ब्राह्मण बढ़िया समाज है, ये बाकी के जो 80% शूद्र समाज है, पछड़ा वर्ग है या अछूत लोग हैं, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसलिए भारत देश एक राष्ट्र नहीं बन सका।
इस तरह शूद्र अति शूद्र समाज के मन में जाति पाति, अंधविश्वास, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, दुश्मनी तथा नरक सुरक की सोच ही बांटी गई है। इस तरह देश एक राष्ट्र ना बन सका और अभी तक गुलामी झेल रहा है। और अब हम इंसानों जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं? जिस दिन शूद्रों में अपना कार्य उतारने के लिए तथा अपना फर्ज पूरा करने के लिए बाबा साहब तथा महात्मा फूले कोई चैलेंज को स्वीकार कर लिया, उसी दिन हमारा ये पवित्र कार्य आरंभ हो जाएगा। लेकिन ये कार्य होगा कब? जैसे ही शूद्र समाज के बुद्धिजीवी जो क्लेवर लोग हैं वो बुद्धिमान बनकर शूद्र समाज के सेवादार बनकर मैदान में आ गए, उसी दिन ही ये काम चालू हो जाएगा। इसलिए समझ लीजिए, आकाश से छोड़े गए तीर की आखिरी मंजिल जो है वो धरती ही होती है। इसलिए धरती ऊपर संभल कर हमने अपना पांव टिकाए रखना है, हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करनी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा पांव तिलकता जा रहा है, हर दहा गिर रहे हैं। पीछे पीछे चलना तो पेड़ों की आदत होती है, उनका ये चलन ही इरादों को तोड़ देता है। मुश्किल में जड़े की जमाना छोड़ जाए, पक्का इरादा तो दरियाओं के रुख मोड़ देता है। महत्वाकांक्षा एक चीज होती है और आत्म सम्मान दूसरी चीज होती है। इन दोनों का जो अंतर है उसको समझना बड़ी जरूरी चीज है। जेकर जरनैल काबल ना हो तब फौज जीत कर भी हार जाती है। सफल जरनैल की परख उस समय होती है जब समुद्र उफान में हो। साधारण मौसम में तो हर मला सफल हो जाता है, सब किश्तियां किनारे लग जाती हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु हो और तूफान आया हो, उस समय किश्ती को किनारे लगाना वो सफल मला का कार्य है। इसलिए हम आज जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में ये शूद्र अति शूद्र और पछड़ा वर्ग समाज को किनारे लाना और इनको सत्ता के लिए कॉम्पिटेंट बनाना, इनको अपने पांवों पर खड़ा करना, ये आज हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हर प्राणी की एक महत्वपूर्ण कांक्षा होती है और दूसरा आत्म सम्मान होता है। ये महत्वाकांक्षा और आत्म सम्मान ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के सपोर्टर भी हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी भी है। इसको समझना हमारे कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है। जब हम संस्था के साथ जुड़ते हैं तो बिगिनिंग में हमारे अंदर महत्वाकांक्षा होती है और हमारी महत्वाकांक्षा आत्म सम्मान से बहुत बड़ी होती है और बड़ी होनी चाहिए। तभी हम अपने समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब हम संस्था के अंदर रहकर अपना काम करते हुए अपने साथियों को साबित कर देते हैं कि हम भी संस्था के लिए एक सौगात हैं,
तब हमें जय साबित करने के लिए महत्वाकांक्षा की जगह एक जेतु टीम, एक कॉम्पिटेंट और विनिंग टीम तैयार करनी होती है। जय हमारे लिए आत्मसम्मान की पहल बन जाती है। जो महत्वाकांक्षा लेकर हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उस महत्वाकांक्षा से ज्यादा इम्पोर्टेंट जब हमारा आत्मसम्मान बन जाता है, तब ही हम अपने साथियों को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमारे होनहार तथा उत्साहक मेंबर जो हैं, वो यद्यपि पोजीशन या पैसे की तरफ से कमजोर भी हो, लेकिन फिर भी वो मेहनती, वफादारी तथा वचनबद्धता से पीछे के क्षेत्र में बहुत मजबूत होते हैं तथा हमें समझ लग जाती है कि वो किसी खराब या पीठ के लिए कार्य नहीं कर रहे, आत्मसम्मान के लिए डटे हुए हैं। इधर जब हम आत्मसम्मान के लिए कार्य करना चालू कर देंगे, तो फिर हमारी महत्वाकांक्षा हमारे से दूर हो जाएगी, क्योंकि पहले हम इधर महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं, लेकिन जब हम अपना कार्य करते करते लिए लोगों को इकट्ठा कर कर आत्मसम्मान की बात उनको पढ़ा देते हैं, फिर हमारी महत्वाकांक्षा पीछे चले जाती है। इसलिए दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। हमारी महत्वाकांक्षा हमारे आत्मसम्मान को सहयोग भी देती है और हमारी महत्वाकांक्षा साढ़े आत्मसम्मान को ठेस भी लगाती है। क्यों? तब ये कार्य होता है, जो समाज सेवी संस्था के वर्कर हैं, वो आत्मसम्मान ही उनकी खून पसीने की कमाई होती है। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वर्कर के आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगनी चाहिए। यह ही एक काबिल लीडरशिप की परीक्षा है। हमने अपने वर्करों को उनके आत्मसम्मान के बारे में बताना है। और याद रहे, सोच की गरीबी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है। अगर हमारी सोच छोटी है तो हम महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, लेकिन इसके उल्ट अगर हमारी सोच अमीर है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर कार्यकर्ताओं को के लिए कार्यकर्ता के सामने हमारा सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए दो चीजों का हमने ध्यान रखना है कि जहां हमने आत्मसम्मान को तैयार करना है, वहां पहले हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब हम आत्मसम्मान दूसरे लोगों का बढ़ाना है, तो फिर हमारी महत्वाकांक्षा पीछे चले जानी चाहिए। लेकिन ये कब हमने महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान को इकट्ठा करना है, कब सेपरेट करना है, ये हम केडर कैंप के माध्यम से समय लगाकर अपने वर्कर्स को बताते रहते हैं। इसलिए एक योग की पर्क टेस्ट जो होता है, वो उसकी सोच ही होती है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आसमान तक चला सकता है। और अगर उसकी सोच में कमी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को धरती के नीचे ले जा सकता है। जब लीडर कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा तथा आत्मसम्मान को जो प्राथमिकता देता है, तब भी संस्था मंजिल की ओर बढ़ सकती है।
जब हमारे लीडर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा तथा आत्म सम्मान को राइट प्राथमिकता देने के समर्थ हो जाते हैं तो संस्था दिन दुगनी तथा रात चौगुनी तरक्की करने के समर्थ हो जाती है। हमने अपने इर्द गिर्द के वातावरण को शुद्ध कर उसको अपनी सफलता के अनुकूल बनाना है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, अगर इस इन्वायरमेंट को आप ठीक नहीं रखते तो हमारा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को समझना तथा उसके प्रति सावधान रहना ये बहुत जरूरी है। हमने सावधान होना है लेकिन चिंतित नहीं होना। सावधान होने का अर्थ चिंतित तो फिक्रमंद होना नहीं है, लेकिन हम दोनों को रड़ा गड़ा कर देते हैं और चिंता में फंस जाते हैं। हम जैसी खुराक खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर कमजोर या ताकतवर हो जाता है। इस तरह ही जैसी चंगी या मंदी सोच हम सोचेंगे उसी तरह ही हमारा माइंड हो जाता है। और अपने इर्द गिर्द का वातावरण उस सावधानी से चुनना है जो आपकी विरोधता में ना हो, सगों हमारे मन की सोच को शुद्ध तथा ताकतवर बनाए। निकम्मी तथा निमाणी सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखो। यह लोग आप तो पीछे खींचते ही हैं, ईर्खालु लोग आपको गिराकर ही खुश होंगे। उन लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। हमेशा सफल लोगों से ही सलाह मशवरा करना है। आपका भविष्य केवल आपके लिए ही नहीं, सगुण सामाजिक उत्थान के लिए बहुत महत्ता रखता है। इसलिए जड़े सड़े की सलाह मशवरा लेकर अपने सामाजिक आंदोलन को खतरे में मत डालो। हमेशा मनोवैज्ञानिक सूझबूझ की छतर छाया के नीचे ही चलने की कोशिश करें। नए लोगों से संबंध जोड़ते समय उन कामों के लिए सचेतता दिखाएं जो उत्साहवर्धक हों, जो हमें हौसला दें, जो समय आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा भरे। अपने वातावरण में जहरीली सोच को बाहर निकाल दो। जो गाली लोग हैं, जो गपौरी लोग हैं, उनसे दूर रहो। लोगों से वार्तालाप करते समय सार्थक तथा उचित सोच की जरूरत और बढ़ना चाहिए। हमें जो कुछ भी आप करते हो उत्तम से उत्तम करने का यत्न करें। समाज परिवर्तन के परवाने जो है, इससे बगैर कुछ भी और करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इंसानों को पूजने वाले सदा के पुजारी तो बन सकते हैं, परंतु सिस्टम के पुजारी नहीं बनते। हमने सिस्टम के पुजारी बनना है, यही पैगाम है। आज तो हमें धकेल कर दीवार के साथ ही लगा दिया है। अब तो हम हिल ही नहीं सकते, तो सिस्टम कैसे डेवलप करें। मौजूदा राजनेता या पार्टियां हमें बचा नहीं सकती, हमें केवल सिस्टम बचा सकता है। सिर्फ आम लोग बचा सकते हैं। साधारण लोगों को जोड़ें, साधारण लोगों को समझाएं, उनके साथ तालमेल पैदा करें। सीधा सत्ता के सिंगों को हाथ मत लगाएं। राजनेता तो दिल्ली में आकर सत्ता की चमक दमक में ही छुप जाते हैं। कुछ रास्ते या रियायते से कुछ बनने वाला नहीं है। हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा। अर्थशास्त्री लुटेरे बनकर भोली पाली जनता को कैसे लूटते हैं ये समझना पड़ेगा।
ग्रास रूट यूनिट तैयार करने पड़ेंगे। साधारण दुखी दरिद्री लोगों को अपनी किस्मत आप निखारने का नुस्खा भी समझाना पड़ेगा। हम केवल एक गांव में या शहर की एक कॉलोनी में 10 लोगों को जगाना है, लेकिन 10 जगाना है तो जगाएगा तो वही जो जागा हुआ है। जो आप ही नहीं जागा वो दूसरों को क्या जगा सकेगा। इसलिए हमने हमारे पास जैसे परिवार है, उससे जैसा हमारा देश है, देश के लिए जीना सीखना है तथा मानवता के लिए जीना सीखना है। हमने सोचना है वो चिन्ह जिनके अंदर सत्य है, जो बुद्धिमान है तथा विद्या तथा ज्ञान के खजाने हैं। इसलिए क्या उनके पास विजन भी है और क्या सरकार हम बनाना चाहते हैं, क्या सरकार चलाई कैसे जाती है, ये जानकारी भी हमारे पास है। और ऐसे लोगों की परख कैसे करनी है, इसी कारण सिस्टम तैयार करना है। हमारे लिए सिस्टम तैयार करना बहुत जरूरी है और पैगाम के माध्यम से हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। सिस्टम क्या है? जाको प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरिया हो, इस मार्ग पैर तरीके सिर दीजिए काम ना कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन इसी देश में खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे, तो उसके लिए हमने अपना बलिदान देना पड़ेगा। अपने आप को तैयार रहना चाहिए। फरीद जी कहते हैं, फरे फीदा जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए, आप सवारे मैं मिलिया सुख होए। इसलिए अगर हम एक दूसरे के भालीवाल बन जाए, एक दूसरे के साथ तालमेल पैदा कर लें, एक दूसरे की तरह एक पॉइंट के ऊपर अपने आप को एकत्र कर ले, तो ये जरूरी है कि हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर चलकर हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। ये फर्स्ट लेवल पे हम आइडेंटिटी के माध्यम से आगे चलना है। अनुसूचित जाति तथा पछड़े वर्ग का जो इकट्ठ है होना, ये शांति की, प्रगति की तथा कौमियत का विषय है। ये इकट्ठ होते सार ही जिस वक्त जाति के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर हमने इकट्ठे होने का बिगल बजा दिया, उसी दिन ही नजारे पर चोट बच जाएगी। उसी दिन इस देश के मनुवादी समाज को खतरा महसूस होना चालू हो जाएगा। अभी तो हम इकट्ठे होने का जो हमारा माध्यम है वो आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी एक पहचान का विषय है, लेकिन आइडियोलॉजी जो जो विचारधारा है उसका विषय नहीं है। जिस दिन ये जो विचारधारा का विषय बन गया, हमारी आइडेंटिटी जो है ये आइडियोलॉजी का विषय बन गया, उसी दिन तो टमके आज बजने चालू हो जाएंगे। उसी दिन मनुवाद कोठरी में सिरना चालू कर देगा। उसी दिन शुद्ध अति शुद्ध
और उनके साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी देश में पंगड़ा पाना चालू कर देगी उसी दिन है। इसलिए मसला आइडियोलॉजी का है, आइडेंटिटी का नहीं है। ये बात हमने समझनी है। इसी कर जातिगत जनगणना कराने एक बुनियादी मुद्दा है, लेकिन कमजोर बुनियाद के ऊपर बड़ी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो हम 2 मंजिला 3 मंजिला या 10 मंजिला मकान उसके ऊपर नहीं बना सकते। अगर बड़ा मकान बनाना है, अगर हमने देश की सतह के ऊपर कंट्रोल करना है तो फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। फाउंडेशन है शूद्र अति शूद्र का तट, जो आज आप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसका पहला स्टेप है जातिगत आइडेंटिटी, और जातिगत आइडेंटिटी होने के बाद दूसरा जो स्टेप आएगा वो आइडियोलॉजी का आएगा, वो विचारधारा का आएगा। फिर हम उस विचारधारा के माध्यम से ये इस करके जातिगत गणना कराने एक बुनियादी मुद्दा है, परंतु कमजोर बुनियाद के ऊपर मजबूत इमारत की उसारी नहीं हो सकती। आज मसला कमजोरी या अयोग्यता का नहीं है, मसला बेईमानी का है। युद्ध कला तथा बुद्धि निखारने का स्थान स्कूल होता है, जो शूद्र अति शूद्र के लिए हजारों सालों से बंद रहा है, यद्यपि सदियों से युगों की शूद्र अति शूद्र को विद्या से अपाहिज रखा गया। फिर भी समय समय से शूद्रा ने अपनी कुशलता का प्रमाण दिया है। एकलव्य कमजोर नहीं था, ना ही योग्य था, लेकिन गुरु द्रोणा ही जरा बेईमान था। जब गुरु द्रोणा बेईमान से हम पढ़ना है तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए बेसिक चीज को हमने समझना है। वेद विद्या युद्ध कला पर वीरता बुद्धि तथा कौशल को निखारने का स्थान स्कूल होता है, और वो हमारे लिए भारत के शूद्र समाज के लिए बंद रहे, लेकर सदियों से बंद रहे। भारत की आजादी के बाद थोड़ा समय खुले, परंतु अब फिर बंद करने के ढीले ढीले तरीके ढूंढे जा रहे हैं। प्रतिभा की परख साजिश के खेत से चलती है। ये कोई मेरिट नहीं, ये एक धोखा है, दिशाहीनता तथा मानसिक कंगाली है, जो शेर जी भट्ट जी ने आजादी के बाद फिर चालू कर दी है। भारत लोकतंत्र एक भारत में लोकतंत्र एक वो जिन है, वो भूत है, जिसको शेर जी भट्ट जी ने बोतल से बाहर ही नहीं निकलने दिया। वो बोतल से बाहर निकलेगा तभी तो अपनी कथा करामात बनाएगा। इसलिए शूद्र अति शूद्र समाज को इस देश के मानववादी समाज ने आगे बढ़ने के लिए रोके ही लगा रही। आज से लगभग 2500 साल पहले जब पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था, उस समय राजा मिलिंद की बोधी पंते नागजैन से मुलाकात हुई थी। उस समय पेशावर से लेकर जमुना तक एक ही पंजाब था, जिसको बौद्ध पंजाब कहा जाता था, और नागसेन का पहला नाम महासेन था। नागसेन उस समय का मशहूर विद्वान था, और उस समय मोके का राजा जो था वो मिलिंद था। मिलिंद की राजधानी शांतल थी, जिसको आजकल सियालकोट कहा जाता है। राजा मिलिंद ने कहा, पूजनीक भंते जी,
आप हमारे राज में आए हैं, क्योंकि बनते लोग तो फिर भी तैरते रहते हैं। नागसेन भी बनते उस समय सांकल गया, जिसको आज सियालकोट कहते हैं। तो राजा जो मिलिंद है वहां का, वो उससे कहने लगा कि मैंने आपसे वार्तालाप करना है। तो नागसेन ने कहा, वार्तालाप समान लोगों के साथ हो सकता है, एक राजा के साथ एक पांते कैसे बोल सकता है, जवाब दे सकता किसी चीज का। राजा तो ये कहेगा कि जो मैं कहता हूँ उसका स्पोर्टिंग आंसर ही मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ये मैं ले नहीं सकता। तो तब तो राजा मिलिंद ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ बराबरता योग्यता के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। तो राजा मिलिंद को नागसेन ने क्या कहा था, ये बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज से लगभग 2500 का साल पहले राजा नागसेन को कही थी। राजा नागसेन को कही कि राजा आप ये बताओ कि समुंदर कितना बड़ा है। तो राजा नागसेन कह रहा है समुंदर बहुत बड़ा है। तो नागसेन ने बोला कि सियाने लोग जो होते हैं वो आंखों से देखकर नहीं बताते, वो सोचकर सवाल का जवाब देते हैं। आप बताओ, समुद्र, आपको समुद्र दिखता है और देखकर ही आप कह रहे हैं समुद्र बड़ा है। तो नागसेन ने कहा मैं तो देखकर ही बताता हूँ। लेकिन नागसेन ने कहा जो सूझबूझ लोग होते हैं, जिन्होंने तर्क के ऊपर काम करना है, वो आंखों से देखकर चीज की परख नहीं करते, वो तर्क के ऊपर चीज की परख करते हैं। तो कहता फिर मेरे को बताओ समुंदर कितना है। वो कहता आपने समुंदर में सैकड़े नदियां नाले आकर मिलते हैं। जब वर्षा होती है सब नाले समुद्र में आ जाके नदियां मिल जाते हैं। कि समुद्र आज तक कभी उछला हुआ नहीं देखा कि समुद्र का पानी उछलकर बाहर चले जाए। और जब गर्मी होती है, अत की गर्मी पड़ती है, सब नदियां नाले सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, तो समुद्र कभी सूखता नहीं है। आज तक समुद्र को सूखा किसी नहीं देखा। अगर वर्षा होती रहे, सब नदियां नाले समुद्र में आ जाए, तो समुद्र उछलता नहीं है। अगर सब कुछ पीछे ही सूख जाए, एक कतरा पानी का भी समुद्र में ना आए, तो समुद्र कभी सूखता नहीं है। इसलिए समुद्र बड़ा है। तर्क के आधार पर बताना है समुद्र को बड़ा है। आज हमने सदा में जाना है, हमने इसके मनुवाद को मिटाना है, बातों से नहीं, तर्क के आधार पर हमने जाना है। वो तर्क के माध्यम से हम आप सबको जागरूक कर रहे हैं, केडेकंठ के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, तर्क बताते हैं। तर्क के हिसाब से पता करना है कि आने वाले कितने समय में ये भारत प्रबुद्ध भारत बन जाएगा और इस देश में एक व्यक्ति की एक कीमत हो जाएगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद झल्ली साहब। ये आप सुन रहे थे हमारे पैगाम के फाउंडर आदरणीय तेजिंदर सिंह झल्ली साहब को, और मैं उनका तहे दिल से सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। धन्यवाद है।